नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण में 11 जिलों की 98 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण की 98 विधानसभा सीटों में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहा। मतदान 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च और उसके साथ साथ 7 मार्च की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी और 27 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण की सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी के कक्षा तक जा सकेंगे। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की प्रति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के चलते नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशी द्वारा नामांकन के समय केवल 2 गाड़ियों का ही प्रयोग किया जा सकेगा। तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, आज नामांकन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? विष्णु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी विष्णु जी, आज नामांकन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नामांकन के प्रथम चरण पे नामांकन की आज से शुरुआत है जी और अब इस कितना नामांकन होगा ये शाम तक सामने आ जाएगा। जी हालांकि अभी अभी शुरुआती दौर में बहुत कोई बड़े नामों का नहीं सामने आ रहा है कि जी। नामांकन कराने जा रहे हैं, है ना। इस बीच में सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी में अपनी अलग लोग जो टूटे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी आज ज्वाइनिंग है। भाजपा भी आज अपने इस संबंध में कुछ बयान जारी कर सकती है। जी विष्णु जी, ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ये बहुत साफ कहा जा चुका है कि कोई जी। प्रत्याशी जुलूस लेके नहीं जाएगा। 1 या 2 लोग जाएंगे जी। और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के चुनाव आयोग ने भी निर्देश दे रखे हैं और राज्य सरकार का भी अपना ये जारी है। पुलिस प्रशासन मुख्यालय से इसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जी। जिसके हिसाब से सारी जगह पे कार्रवाई की जा रही है। सब जगह पे जहाँ जहाँ नामांकन होना है वहाँ इसकी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। जी विष्णु जी, आखिरी तारीख क्या है नामांकन की? जी, नामांकन अभी शुरू हो रहा है आज से, जी है ना। और अभी हर चरण के हिसाब से नामांकन शुरू की वो तारीखें तय हो चुकी हैं। जी विष्णु जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम कई बार इन अफवाहों का खंडन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी मीडिया वाले चला रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, हम लोग इन 2 महापुरुषों को, मोदी जी और योगी जी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, जय जयकार हो रही है मोदी और योगी जी की, और कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जो 2017 में जय जयकार हुई, वही 2022 में होने जा रही है। आप देखिएगा 10 मार्च को रिजल्ट।
इसी साथ ही बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सियासी नेताओं ने दल बदलना तेज हो गया है। शुक्रवार का दिन यूपी की सियासत के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है, जहां बीजेपी के 9 बागी विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। गुरुवार को राज्य के आयुष मंत्री और सहारनपुर के नुट्टड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक धर्म सिंह सैनी, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर से विधायक अवस्थी बाला प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। आयुष मंत्री और सहारनपुर के नुट्टड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक धर्म सिंह सैनी, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर के विधायक अवस्थी बाला प्रसाद ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। अपना दल के विधायक अमर सिंह चौधरी ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है और चौधरी ने गुरुवार को एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि वह भी एसपी में शामिल हो सकते हैं और राज्य में बीजेपी के 3 मंत्री सरकार और पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। धर्म सिंह सैनी यूडी सरकार के तीसरे मंत्री हैं, जबकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने यूडी सरकार से इस्तीफा दिया था और सरकार पर आरोप लगाया था कि वह अभी तक बीजेपी के 9 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। खबरों की माने तो बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं इस खबर के सामने आते ही बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इस पर अपनी राय रखी है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अयोध्या में विकास को और बढ़ाएंगे और यहाँ के मुसलमान भी उन्हें वोट करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमारी कौम योगी के साथ है। 5 साल में बहुत बदलाव आया है। अयोध्या में विकास अब शुरू हुआ है। पहले रोजगार की जरूरत है, फिर मंदिर और मस्जिद। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही है और ऐसे में पार्टियों के द्वारा विधायकों का दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में लखीमपुर खीरी जिले के 2 विधानसभा के बीजेपी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी में जाने का सिलसिले को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है, जिसको लेकर पलिया विधानसभा 137 के विधायक रोमी सहनी और गोला विधानसभा 129 के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका दोनों विधायकों ने पलिया स्थित स्थानीय विधायक के आवास पर अफवाहों का खंडन किया है। बातचीत के दौरान 137 विधानसभा के विधायक रोमी सहनी ने बताया कि कई बार हमने इन अफवाहों का खंडन किया है। हम इन सीएम योगी और पीएम का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जय जय के नारे हो रहे हैं और 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है। देखिए, हम कई बार इन अफवाहों का खंडन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी मीडिया वाले चला रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, हम लोग इन 2 महापुरुषों को, मोदी जी और योगी जी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, जय जयकार हो रही है मोदी और योगी जी की, और कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जो 2017 में जय जयकार हुई, वही 2022 में होने जा रही है। आप देखिएगा 10 मार्च को रिजल्ट। आपका क्या कहना है? कोई चर्चा न परिचर्चा, ये सिर्फ विरोधियों का प्रोपोगंडा। क्या मतलब इसका? हमें इसकी जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं। मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे अनर्गल लोगों की हम लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया, कुछ मुख्य लोगों ने इसको बिना हम लोगों का संज्ञान लिए, बिना हम लोगों का वर्जन लिए जो बात इस पे चला दिया है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी बात रखने का प्रयास किया, वरना इसकी आवश्यकता नहीं। आपका क्या कहना है?
बढ़ते अगली खबर की ओर, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कल यानी 15 जनवरी 2022 से होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस बाबत यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में जानकारी के अनुसार बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी की 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के बीच होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षाएं कब आयोजित होगी, फिलहाल इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि कुछ समय में परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में करीब 50 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इस स्थिति को देखते हुए वहां पर कैंपस भी बंद कर दिया गया है और अब सेमेस्टर एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। हजार 765 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 71,022 पहुंच गई है और राजधानी लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि लखनऊ में 24 घंटों में 2,213 नए मामले मिले हैं। इसके बाद नोएडा में 1,626, गाजियाबाद में 1,678, मेरठ में 1,197 मामले सामने आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। कुंभ मेले से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कोरोना के मामले तेजी से हो रहे हैं। वृद्धि के मद्देनजर हरिद्वार में हर की पौड़ी और ऋषिकेश में श्रेणी और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश पर भी मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। इसी बीच आज मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में स्नान पर रोक लगी है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेले और पश्चिमी बंगाल के गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के 70 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर आज स्नान पर रोक है और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं प्रयागराज से। पीयूष जी, प्रयागराज के आज के ताजा आंकड़े पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, आपको बता दें दिशा की प्रयागराज में जिस तरह माघ मेला का आयोजन हो रहा है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं को भीड़ उमड़ पड़ी थी और अभी तक आंकड़े के हिसाब को अगर देखें तो कम से कम 1 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी, लेकिन पीयूष जी, कोरोना को लेकर क्या सुविधा वहाँ पे दी जा रही है? जी, देखिए, कोरोना को लेकर प्रशासन काफी सख्त है और थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है जिसमें भी श्रद्धालु आ रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर किसी का भी तापमान बढ़ा हुआ देखा जा रहा है तो तुरंत उसे अस्पताल के लिए भेज दिया जा रहा है। लेकिन पीयूष जी, जैसा हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में डुबकियों पर रोक है, आपको नहीं लगता कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रयागराज में भी ऐसी रोक लगनी चाहिए? जी, बिल्कुल लगनी चाहिए दिशा, क्योंकि लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना पे आस्था भारी पड़ रही है और जिस तरह आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं। तो यह एक चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन को कुछ सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जी पीयूष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़ते आगे खबर की ओर, उत्तर भारत के दक्षिणी शौली के सबसे बड़े मंदिर रंगनाथ मंदिर में गुरुवार को आपको बता दें कि एकादशी के अवसर पर खोला गया और
ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंद्रनाथ माता डोदा के साथ निज मंदिर से पालकी का विराजमान होकर आपको बता दें कि बैकुंठ द्वार पहुंचे, जहां मंदिर के स्वायत्त पुजारियों के साथ निर्देश में पाठ किया गया। करीब आधा घंटा तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंद्रनाथ और शाटकोप स्वामी के स्वारी मंदिर में भ्रमण करने के बाद आपको बता दें कि मंदिर पहुंचे और जहां बैकुंठ लोक कहते हैं, यहां मंदिर के लोगों ने भगवान का भजन गाए और सुनाए। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण मंदिर प्रबंधन ने भक्तों को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है और मंदिर प्रबंधन ने ये निर्णय जनहित में लिए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। कोरोना काल के कारण करीब 185 वर्ष पुराने रंगनाथ मंदिर में भक्तों को एकादशी पर सुबह के समय खुलने वाले द्वार के दर्शन नहीं हो सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, धर्मनगरी में आने वाले तीर्थ यात्री और स्थानीय लोगों को अब इलेक्ट्रिक बस से यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए बस चार्जिंग पॉइंट की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बसों का मथुरा की सड़कों पर 16 जनवरी से संचालन शुरू किया जाएगा। इन बसों के संचालन से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक बसों की सिटी बस के रूप में संचालन करने की योजना कार्यान्वित है और इस योजना के तहत मथुरा को मिलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों में से 15 बस प्रथम चरण में यहां पहुंच भी चुकी है। वहीं इन बसों की चार्जिंग के लिए पानी गांव पुल रोड स्थित कान्हा पशु के आश्रय गौशाला के चार्जिंग स्टेशन स्थापित कराया गया है। ये हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि यहाँ बसों का एक तो चूँकि 15 बसें आ चुकी हैं और इन बसों के लिए चार्जिंग का जो कार्यक्रम है वो ये लोग जो है PMI वाले करवा रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट बनेगा और उनकी सारी व्यवस्था हो गई। ST पैनल आ चुका है। CNDS वाले भी प्रोजेक्ट मैनेजर आए हुए हैं। उनकी बिल्डिंग का काम जो भी छोटी मोटी कमियाँ रह चुकी हैं वो कराया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चली रही है। बिजली का कनेक्शन कल परसों तक हो जाएगा, यानी कि 15-16 तारीख तक इन गाड़ियों को स्टार्ट करने की प्रक्रिया हमने ये हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि यहाँ बसों का एक तो चूँकि 15 बसें आ चुकी हैं और इन बसों के लिए चार्जिंग का जो कार्यक्रम है वो ये लोग जो है PMI वाले करवा रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट बनेगा और उनकी सारी व्यवस्था हो गई है। अगली खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने जिले में जाली नोटों को कारोबार करने वाले 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 3.25 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं, जबकि मुख्य सरगना पुलिस की पकड़ से अब भी दूर है। SP सिटी ने दावा किया है ये सभी गरीब महिलाओं को आगे कर उनसे ही बाजारों में असली के साथ नकली नोट का चलाने का कारोबार करते हैं। बता दें कि वाहनों की चेकिंग करते वक्त स्वाट टीम के अपराधियों के होने की जानकारी मिली और शहर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दक्षिण पुराने मंदिर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब वहां तलाशी की तो 3 लाख हजार और नकली नोट बरामद हुए हैं, जबकि इस छापेमारी में 2 मुख्य आरोपी वहां से फरार हो जाने का प्रयास लगाए जा रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है और इनके पास से 3.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये जो नोट हैं ये प्रिंटर द्वारा तैयार किए गए हैं और ये प्रिंटर द्वारा तैयार करने के उपरांत ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बाज़ारों में इनकी सप्लाई करते थे। चाय की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं और इस तरह के छोटे मार्केट्स में इनकी सप्लाई लोग किया करते थे। इसमें खास बात यह है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते थे ये नकली नोट, तो इसमें से एक आदमी साधु नाम का वर्दी पहन के गाड़ी में आगे बैठ जाता था, जो कि चेकिंग में
पुलिस को झांसा दे के वहाँ से निकला जा सके। तो इसकी वर्दी भी यहाँ से बरामद हुई है। इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिए जाने की संस्तुति की गई है। 6 अभियुक्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा रालोद गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी है। इसमें 19 रालोद के उम्मीदवार जबकि 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जाएगी और अभी कोई मुख्य ऐसी सीट रह गई हैं जिन पर मंथन चल रहा है। पिछले कई दिनों से रालोद की सूची जारी करने के लिए बात चल रही थी। माना जा रहा था कि पहले केवल रालोद की सूची जारी होगी, पर गठबंधन ने संयुक्त रूप से सूची जारी की है। अभी पश्चिमी यूपी की कई अहम सीट रह गई हैं जिन पर सीटें घोषित होनी हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़। नमस्कार।